आधुनिक हिंदी कविता के किंवदंती पुरुष कवि त्रिलोचन का मूल नाम वासुदेव सिंह था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के चिरानी पट्टी गांव में 20 अगस्त 1917 को हुआ। शास्त्री उपाधि प्राप्त करने के कारण इनका नाम त्रिलोचन शास्त्री हुआ। सर्वाधिक महत्वपूर्ण छायावादोत्तर हिंदी कवियों में से एक कवि त्रिलोचन ने गीत, गजल, चतुष्पदियां, कुंडलियां, बरवय, सोनेट, मुक्त छंद की कविताएं और गद्य कविताओं के अलावा आलोचना, कहानी आदि गद्य विधाओं में भी अपनी कलम चलाई। लेकिन ये शायद पहली बार हुआ कि कोई रचनाकार किसी विशिष्ट विधा रूप का पर्याय ही बन गया हो। जी हां, विजातीय कहे जाने वाले छंद रूप सोनेट के साधक कवि त्रिलोचन ने 20वीं सदी के उत्तरार्ध में इतने सोनेट रचे जितने शायद स्पेंसर, मिल्टन और शेक्सपियर ने भी नहीं रचे। उन्होंने सोनेट का भारतीयकरण किया। इसके लिए उन्होंने रोला छंद को आधार बनाया तथा बोलचाल की भाषा और लय का इस्तेमाल करते हुए सोनेट को लोकरंग में रंगने का काम किया। सोनेट के जितने रूप भेद किए गए हैं, प्राय उन सभी को त्रिलोचन ने आजमाया। लेकिन ज्यादातर सोनेट उन्होंने पेट्रार्कन और शेक्सपियरियन शैली के ही लिखे। त्रिलोचन के सोनेट भाव, विचार, कथा, चरित्र चित्रण और दर्शन की भूमियों पर रचित हैं। त्रिलोचन के प्रकाशित सोनेट्स की संख्या 538 है। दिगंत शब्द, फूल नाम है एक, उस जनपद का कवि हूं और अनकहनी भी कुछ कहनी है। शीर्षक कृतियां उनके 5 सोनेट संग्रह हैं। महाकुंभ पर लिखित उनके सोनेट अर्घान नामक कविता संग्रह में शामिल हैं। तुम्हें सौंपता हूं एवं ताप के ताए हुए दिन शीर्षक कविता संग्रहों में भी उनके कुछ सोनेट संग्रहित हैं। त्रिलोचन ने सोनेट के अलावा दूसरे काव्य रूपों में भी लिखा। गुलाब और बुलबुल उनकी गजलों के संग्रह हैं, जबकि धरती, सबका अपना आकाश और तुम्हें सौंपता हूं में उनके लिखे गीत संकलित हैं। धरती, अर्घान, ताप के ताए हुए दिन, तुम्हें सौंपता हूं, चैती आदि संग्रहों में उनकी मुक्त छंद की कविताएं हैं। गुलाब और बुलबुल में उनकी चतुष्पदियां, तुम्हें सौंपता हूं में कुंडलियां तथा अमोला में अवधी भाषा में लिखित बरवई छंद की रचनाएं संग्रहित हैं। तुम्हें सौंपता हूं में उनके 4 काव्य रूपक भी संकलित हैं। देशकाल त्रिलोचन द्वारा लिखित कहानियों का संग्रह है, जबकि काव्य और अर्थबोध उनके आलोचनात्मक निबंधों का। रोजनामचा में उनका डायरी लेखन प्रकाशित है, तो चैती एवं अर्घान में ऋचाओं की शैली में उनकी कुछ अत्यंत छोटी कविताएं भी हैं। इन सब से अलग नगई मेहरा जैसी लंबी कविताएं भी त्रिलोचन ने लिखी, जो हिंदी की लंबी कविताओं की परंपरा में अनेक कारणों से विशिष्ट हैं। नगई मेहरा में लंबी कविता को मिथक, फैंटेसी, रूपक और अमूर्तन के घटाटोप से मुक्त करके जनजीवन के यथार्थ और ठोस अनुभवों की भूमि पर उतार लाने का सफल कलात्मक प्रयास हुआ। इस कविता में जनजीवन के अनुभव उसी जीवन की भाषा में यथार्थवादी रचाव के साथ व्यक्त हुए। त्रिलोचन ने नगई मेहरा को लंबी कविता का नायक बनाकर एक स्तर पर वही काम किया जो गोदान में होरी को लाकर प्रेमचंद ने किया था। वस्तुतः त्रिलोचन लोक जीवन से अपनी कविताओं की ऊर्जा ग्रहण करते रहे। वो नक्काशी करने वाले सुनार नहीं, बल्कि अनगढ़ लोहार थे। उनके यहां बहुत कुछ सोफिस्टिकेटेड नहीं मिलेगा, लेकिन जो कुछ भी है अनगढ़ होते हुए भी बहुत आत्मीय है। उनके यहां कृत्रिमता नहीं है। उनकी कविता में नगई मेहरा, सनेही, निर्धिन, मोरई जैसे लोग हैं जो फसल उगाते हैं, दौरी करते हैं, कुल्हाड़ी चलाते हैं और चौपाल में बैठकर मौसम के बारे में बतकही करते हैं। उनकी एक अलग दुनिया है। इसी दुनिया के थे कवि त्रिलोचन, जिनके भीतर अपने इलाके जवार को लेकर विकलता थी। वो कल्पनाशील थे, लेकिन लड़ाई में घुटने नहीं टेकते। बेहतर भविष्य के लिए संघर्षरत रहे। उनकी कविताओं में ग्रामीण जीवन के अद्भुत चित्र मिलते हैं। 1945 में छपे अपने पहले कविता संग्रह धरती से लेकर 2004 में आए जीने की कला तक की उनकी कृतियों में 70 वर्षीय रचना यात्रा उन्हें आधुनिक कविता के समांतर
लोक रंग के जीवंत कवि के रूप में प्रतिष्ठित करती है। उनकी रचनाओं में रेखायित लोक चरित्र और उनके जीवन से जुड़ी संवेदनात्मक अनुभूतियां भारत के किसानों मजदूरों और दुख सुख को सहती संघर्षशील जनता की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करती हैं। इन चरित्रों के विभिन्न पहलुओं को सामने रखकर सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि त्रिलोचन का कवि किस मनुष्य का निर्माण अपनी कविताओं में करना चाहता था, किन मूल्यों को प्रतिष्ठित करना चाहता था और उनकी पक्षधरता कहाँ रही। यूं त्रिलोचन मार्क्सवादी चेतना से संपन्न कवि थे, लेकिन इस चेतना के उपयोग का उनका अपना ढंग है। प्रकट रूप में उनकी कविताएं विचारधारा का स्पष्टीकरण नहीं करती। त्रिलोचन के अंदर विचारों को लेकर कोई बड़बोलापन नहीं है। वो अपनी बात धीमे धीमे स्वाभाविक ढंग से कहते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि हाथों के दिन आएंगे। उन्हें उस जनता पर भरोसा है जो परिवर्तन में क्रांतिकारी भूमिका का निर्वाह करे। लेकिन त्रिलोचन किसी भी आंदोलन के, यहां तक कि प्रगतिशील आंदोलन के भी केंद्र में कभी नहीं रहे। चौथे या पांचवें दशक के प्रमुख प्रगतिशील कवियों में उनके समान धर्मा कुछ अन्य कवियों का जिक्र तो बार बार किया जाता था, मगर त्रिलोचन का बहुत कम। असल में वो एक ज्यादा गहरे अर्थ में प्रगतिशील हैं और अक्सर उनकी प्रगतिशीलता सतह पर दिखाई भी नहीं पड़ती। उनकी कविता एक शांत गंभीर मैदानी नदी की तरह है, जिसमें उद्वेलन हमेशा कहीं बहुत गहरे होता है। त्रिलोचन के कविता संग्रह ताप के ताए हुए दिन को 1981 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, जिसे पढ़ते हुए हिंदी के चर्चित कवि केदारनाथ सिंह की प्रतिक्रिया थी, त्रिलोचन एक खास अर्थ में आधुनिक हैं और सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि वो आधुनिकता के सारे प्रचलित सांचों को अस्वीकार करते हुए भी आधुनिक हैं। दरअसल वो आज की हिंदी कविता में उस धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो आधुनिकता के सारे शोर शराबे के बीच हिंदी भाषा और हिंदी जाति की चेतना की गहरी जड़ों को सींचती हुई चुपचाप बहती रही है। लेखन के अलावा त्रिलोचन ने संपादन कार्य भी किया। वे प्रभाकर, वानर, हंस, कहानी, चित्ररेखा, प्रदीप, समाज और आज नामक पत्र पत्रिकाओं के संपादन से जुड़े रहे। स्वाध्याय से बहुभाषाविद त्रिलोचन हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और फारसी भाषाओं की अनेक महत्वपूर्ण शब्दकोश परियोजनाओं में संपादन सहयोगी रहे हैं। साहित्य अकादमी ने भी मुक्तिबोध की कविताओं का एक संकलन उनके संपादन में प्रकाशित किया था। 9 दिसंबर 2007 को त्रिलोचन इस नश्वर संसार को सदा के लिए छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी रचनाएं समाज का पथ प्रदर्शन हमेशा करती रहेंगी।